कोयले की अंगीठी में माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा भाई सुरेंद्र बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तो माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? यहाँ तो मैं जबरदस्ती खिला देती हूँ। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो, वहां तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहते हुए सुरेंद्र उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े सुरेंद्र और भूपेंद्र अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन रह गए थे। सुरेंद्र बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई भूपेंद्र भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला गया। सुरेंद्र ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वो इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वो अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। सुरेंद्र को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर भूपेंद्र भी कहां कम था, पढ़ाई में तो वो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वो अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख मदन लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर मदन लाल जी ने बड़े उत्साह से अपने बड़े बेटे सुरेंद्र को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला सुरेंद्र जो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया था, अब उसकी हवा भी बदलने लगी थी। सुरेंद्र तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच बस गया था। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो सुरेंद्र बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सुरेंद्र ने फोन रख दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर मदन लाल जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुरेंद्र की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने सुरेंद्र के पिता से कहा, अजी एक बात कहूं, आप एक बार सुरेंद्र को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? ये सुनकर मदन लाल जी बोले, सुरेंद्र की मां, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसा नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुककर देख लेता हूं, क्या पता बच्चे पैसे भेज ही दें। अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मदन लाल जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में ही मदन लाल जी ने स्नान किया और सुबह की बस से सुरेंद्र से मिलने शहर चले गए। उधर सुरेंद्र ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वो तो बड़े धनवान परिवार से है और उसके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई भूपेंद्र को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन सुरेंद्र नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। सुरेंद्र ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते मदन लाल जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से मदन लाल जी ने पूछा, क्या सुरेंद्र यहीं रहता है? तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं?
तो मदनलाल जी बोले, मैं उसका पिता हूं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था कि ये साहब के पिता हैं। फिर भी वो बोला, साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फोन पर आपके आने की बात बता देता हूं। फिर मदनलाल जी ने उनसे पूछा, भूपेंद्र तो होगा घर पर, उसे बुला दो। उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, ये उनका घर नहीं है, ये दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं। चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। ऐसा कहते हुए गार्ड ने मदनलाल जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो भूपेंद्र निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही मदनलाल जी की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। भूपेंद्र ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो मदनलाल जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन भूपेंद्र अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वो बोला, पिताजी आप अभी आराम करो। मदनलाल जी घर की हर एक चीज को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते कि ये तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा। फिर भूपेंद्र हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। मदनलाल जी ने भूपेंद्र से पूछा, सुरेंद्र अभी तक आया क्यों नहीं? तो भूपेंद्र ने बताया, उन्हें बहुत काम होता है, इसलिए भैया अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वो रात के भोजन की तैयारी में लग गया। मदनलाल जी ने अपने बैग से निकालकर मां के हाथ के बने पकवान भूपेंद्र को दिए और कहा, तेरी मां ने ये देसी घी की पिन्नियां बनाकर दी थी, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? भूपेंद्र बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी, खामखा गांव से इतना बोझ ढोकर ले आए, अब हम लोग ये चीजें नहीं खाते। भूपेंद्र की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे पेटों का नाता गांव से बिल्कुल ही टूट गया है। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी मां है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में ये चीजें कहां मिलती होंगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर मदनलाल जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब भूपेंद्र ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, पिताजी आपने ये क्या कपड़े पहन लिए हैं? ये शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर आइए, अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा कि ना जाने कौन से गंवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। भूपेंद्र की बात सुनकर मदनलाल जी से रहा ना गया और वे बोले, तो क्या हुआ बेटा, गंवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी ना? हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई? ये कहकर मदनलाल जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही भूपेंद्र ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप ये कपड़े पहनो और इत्मीनान से टहलो। थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे और यदि उन्होंने ये सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देखो बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूं और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूंगा। ये बात सुनकर भूपेंद्र को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वो बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूं। मदनलाल जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहां पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। भूपेंद्र बोला, पिताजी वो सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही मदनलाल जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। मदनलाल जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना समय ही नहीं मिलता। मदनलाल जी ने हैरान होते हुए कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय भूपेंद्र ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही मदनलाल जी को अंडे रखे नजर आ गए। उसी समय उनके मुख से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया,
अब तुम लोग अंडे भी खाते हो? मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही भूपेंद्र परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? दुखी होते हुए मदनलाल जी बोले, अपने धर्म और संस्कार में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। तुम लोग तो शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सुरेंद्र अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब मदनलाल जी ने उसके बारे में पूछा तो भूपेंद्र ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर मदनलाल जी ने कहा, क्या वो दारू भी पीता है? इस पर भूपेंद्र की नजरें नीचे झुक गईं और फिर वो बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर ही खाएंगे? तभी मदनलाल जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं वहीं बैठकर 2 फुलके खा लूंगा। भूपेंद्र ने तुरंत वहां चटाई बिछाकर अपने पिता के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। खाना खाते हुए मदनलाल जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। तो भूपेंद्र बोला, जी पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूं। फिर मदनलाल जी ने कहा, भूपेंद्र बेटा मेरी सुरेंद्र से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए भूपेंद्र ने सुरेंद्र को फोन लगाया, लेकिन जैसे ही मदनलाल जी ने फोन पर उससे बात करनी चाही तो उसने फोन काट दिया। मदनलाल जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक सुरेंद्र का इंतजार किया। फिर अचानक मदनलाल जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे भूपेंद्र से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वो आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? चल मुझे उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए मदनलाल जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, अगर वो बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिल आता हूं। जहां इतनी दूर आ गया हूं तो थोड़ी दूर और सही। भूपेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही। अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वो अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन मदनलाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भूपेंद्र उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूं या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूं? ऐसा सोचते हुए मदनलाल जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुरेंद्र ने दरवाजा खोला और अपने पिता मदनलाल जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी भूपेंद्र बोला, अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपसे मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। ये गंवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। सुरेंद्र को ऐसी स्थिति में देखकर मदनलाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशर्म, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से 2 और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और भूपेंद्र से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी ये बात सुनकर मदनलाल जी को और गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? पर तुमसे क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल सुरेंद्र के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उसने सोचा कि यह शायद सुरेंद्र के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, सर इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजा किरकिरा हो रहा है। फिर सुरेंद्र ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का, काम धाम करते नहीं हैं और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहां से। ये सुनकर मदनलाल जी गुस्से से आग बबूला हो गए
और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे के आ गए तेरे पास, अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी कि सुरेंद्र गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और 500 की 2 गड्डियां लेकर भूपेंद्र के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा तो मदनलाल जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने भूपेंद्र के हाथ से वो नोटों की गड्डियां छीनी और सुरेंद्र के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। भूपेंद्र भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मदनलाल जी घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस भूपेंद्र बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूंगा। फिर भूपेंद्र बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। उनका ऊंची सोसाइटी में लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौटकर मत जाइए। सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। मदनलाल जी को खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार मैं यहां आया ही क्यों, और अब वापस जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर मदनलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। अपने पिता को सहारा देते हुए भूपेंद्र ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है। देखना, भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर मदनलाल जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहां रुक गया हूं, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बैठा देना। भूपेंद्र ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। थोड़ी देर बाद वे दोनों सोने चले गए, पर रात भर मदनलाल जी करवट ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे बेल बजी तो भूपेंद्र की नींद खुली। उसने गेट खोला तो सुरेंद्र दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। मदनलाल जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वो नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? सुरेंद्र ने भूपेंद्र से पूछा तो उसने कहा, भैया, आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वो यहां रुकने वाले हैं? वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब सुरेंद्र ने कहा, भूपेंद्र, कल शराब के नशे में पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूं। फिर भूपेंद्र ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? पिताजी पहली बार यहां आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर सुरेंद्र बोला, मुझे तो पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। भूपेंद्र बोला, भैया, आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी मदनलाल जी पूजा पाठ करके बाहर निकले ही थे कि सुरेंद्र उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो मदनलाल जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर सुरेंद्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में ना जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मदनलाल जी बोले, ठेकेदार सुरेंद्र, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप मदनलाल सदा के लिए मर गया। अब से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नजरों से, नालायक। अब मेरा केवल एक ही बेटा है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। मदनलाल जी की बातें कठोर जरूर थीं, लेकिन उनमें भी सुरेंद्र को अपनापन दिख रहा था। वो पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, अपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। भूपेंद्र इस बात का गवाह है। आज सुरेंद्र अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। मदनलाल जी ने चाय पी और फिर भूपेंद्र से पूछा, सच बताना भूपेंद्र, ये कमरा किसका है? तो भूपेंद्र ने कहा, यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर मदनलाल जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा?
भूपेंद्र अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। सुरेंद्र चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। भूपेंद्र ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन सुरेंद्र की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भूपेंद्र ने जानबूझकर सुरेंद्र को आवाज लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भूपेंद्र ने आज छुट्टी ले ली थी और सुरेंद्र के ऑफिस जाने के बाद वो पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी मां और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे मदन लाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज सुरेंद्र ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मदन लाल जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में एकदम इतना बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वो बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वो वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी बेइज्जती की थी। उन दोनों ने मदन लाल जी के पैर छुए तो मदन लाल जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, हाँ अंकल जी, हम सुरेंद्र के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो मदन लाल जी ने कड़े स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लानत महसूस हुई। वो बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त सुरेंद्र को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें और उस नशे में हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। मदन लाल जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कदर करोगे तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे, लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही वे दोनों जाने लगे तो मदन लाल जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो, ये नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने मदन लाल जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद सुरेंद्र ने खाना परोस दिया। वो जितना अपने पिता के नजदीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता खाना खाने बैठे तो मदन लाल जी ने पूछा, ये खाना किसने तैयार किया है? तो भूपेंद्र बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन सुरेंद्र अब भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर मदन लाल जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। ये किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। ये सुनकर सुरेंद्र हैरान रह गया कि ये बात पिता को कैसे मालूम पड़ गई। तभी भूपेंद्र ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो सुरेंद्र ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। ये बात मदन लाल जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर वो बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं, माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब सुरेंद्र का डर थोड़ा कम हुआ। वो बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वो वहीं पर रहती है। वैसे तो वो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर मदन लाल जी अपनी नाराजगी जताते हुए बोले, जो अपनी मन मर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही हो, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर भूपेंद्र बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। मदन लाल जी को यह बात ठीक लगी और उन्होंने मनी मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। अगर मैंने ना कह दी और उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी ही है।
ये सोचकर मदनलाल जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर सुरेंद्र की सांस जो अब तक अटकी हुई थी, दिल तक पहुंच गई। फिर सुरेंद्र ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। मदनलाल जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो मदनलाल जी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो सुरेंद्र के लिए कर रहे थे। मदनलाल जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया। आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए मदनलाल जी दिल में ढेर सारी खुशी लिए गांव के लिए निकल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।